हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। फाइनली यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स का नाम इस लिस्ट में है, टॉपर कौन बने। एंड सेकेंड चीज़ ये भी बताई गई है किस कैटेगरी में कितनी सीटें थीं और यहाँ पर जो पोस्ट हैं उसका भी कैटेगरी वाइज डिवीज़न किया गया है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मार्क्स का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जल्दी मार्कशीट जब जारी किया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग मार्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। नाउ इसमें आप देखेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये तीन प्रमुख सर्विसेज हैं। जिसमें आपको पता होना चाहिए आईएएस और आईपीएस ये दोनों सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। आप लोग पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं आर्टिकल 312 के अंतर्गत हमारे देश में तीन सर्विसेज एज ऑफ नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। और देखा जाए तो आईएएस आईपीएस तो है ही, लेकिन साथ में आईएफएस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है। आईएफएस कौन सा आईएफएस है, ये बात कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। मतलब अपॉइंटमेंट केंद्र के द्वारा किया जाता है और ये स्टेट के अंदर में जाके काम करते हैं, तो आपको स्टेट कैडर बेसिकली अलॉट किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है इसका ऑल इंडिया सर्विसेज से कोई मतलब नहीं, सिविल सर्विस में आता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि आईएफएस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है इसकी रैंक काफ़ी ऊपर जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी है। अब इसमें बहुत सारी सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे रेवेन्यू सर्विसेज होगी, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हो गई, है ना, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज मिलकर सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कुल कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1016 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिकमेंड किया गया है, इनका नाम लिस्ट में है। और इसमें भी समझने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए इतनी सीटें दी गई हैं। कुल मिला के 1016 सीटें यहाँ पर हमारे पास में हैं। सेकेंड महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर एक रिजर्व लिस्ट भी जारी की जाती है कि इन केस वेटिंग कुछ रह जाए, मतलब कुछ क्लियर ना, मतलब आई मीन जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनके जगह में, तो यहाँ पर रिजर्व लिस्ट भी आपके सामने है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्व लिस्ट में कितने सीटें किसको दिया, किस कैटेगरी को दिया गया, वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, जिसमें कुल 240 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। नाउ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो डिवीज़न होता है वो कैटेगरी वाइज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज का अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी इस तरह से बना होता है कि जनरल को कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, एससी एसटी को। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट को 15% है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% है। तो उसी तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नाउ यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, टॉपर्स की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन है जो आपको समझना ज़रूरी है, और ये लगभग सभी कैंडिडेट्स को ये जानना ज़रूरी है। 355 कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर प्रोविजनल रखा गया है। प्रोविजनल किस कारण से रखा जाता है, देखिए समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब नोटिफिकेशन जारी होता है यूपीएससी का, तो उसमें प्रॉपर तरीके से रहता है। जैसे मान लो आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो नॉन क्रीमिलियर का, तो वहाँ पे रहता है कि इस डेट से इस डेट के बीच का होना चाहिए, है ना। 1 साल का ड्यूरेशन रहता है वो, जिसे बताया जाता है कि इस डेट से इस डेट के बीच का होना चाहिए। अब कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनका पुराना बना हुआ है तो बोलते हैं चलो ठीक है इसको लगा देते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब क्या होता है, यूपीएससी आपको बीच में परेशान नहीं करता। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, आपने मेंस दिया, उस समय डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया आपने, डीएफ, कोई दिक्कत नहीं, आपने वही पुराना लगा दिया, मैं इंटरव्यू भी दे दिया, 10 फाइन। अब जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में आपका नाम चला जाएगा प्रोविजनल में, क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यूपीएससी फिर आपको टाइम देगी, 2 महीने 3 महीने, यूजुअली 3 महीने का टाइम देती है कि भैया ये डॉक्यूमेंट मेरे को जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चाहिए। अब जैसे मान लो आपने ओबी सर्टिफिकेट पुराना बना के दे दिया, तो आपको बोलेगा कि नहीं इसी डेट का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, 3 महीने का टाइम तुम्हारे पास में है। तो थिंग्स बिकम सो मच कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही कहता हूँ कि जो फॉर्म भरते हो आप जिस वक्त, तो उस वक्त जो कंडीशंस हैं उसको सूट करनी चाहिए आपको। मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन या आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप उसको पहले से बनवा लें। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हुए फॉर्म भरे जाएँ।
इसीलिए मैं आप लोगों को अक्सर पुश करता हूँ। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में नाम प्रोविजनल हो जाता है, और बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं, बट दीज आर सर्टेन रीजंस। इसमें आप इस टेलीफोन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं यदि आपको कोई फर्दर यहाँ पर डाउट्स हैं। और मार्क्स की बात करें तो बताया गया मार्क्स जो है 15 दिन के बाद में जारी कर दिए जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे टॉपर्स की बात कर लेते हैं, टॉपर कौन बने हैं। तो टॉपर का नाम तो इस समय ऑलरेडी काफ़ी चर्चा में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आदित्य हैं, ही गॉट द फर्स्ट रैंक, और अनिमेश है, इनकी सेकंड रैंक लगी है। फिर यहाँ पर दुनुरु, इनकी थर्ड रैंक लगी हुई है। तो ये 3 टॉप 3 रैंकर्स हैं, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से रैंक वाइज सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो सभी हमारे जो फ्रेंड्स टॉपर बने हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, और नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आई नो दैट कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो जर्नी होता है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, और लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर देयर, और काफ़ी मुश्किल हालात होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इन मुश्किल हालातों को फेस करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका नाम इस लिस्ट में है। तो आप सभी लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिनका नाम लिस्ट में नहीं भी है उनको ही मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी के पार्ट बन रह चुके हैं, तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जब आप कोई भी कंपटीशन में जाते हो तो हार और जीत दोनों की संभावनाएं रहती हैं, है ना। तो आप उसको असेस करके प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में अगले आगे फैसले लें, बिकॉज ये एक लाइफ का पार्ट है। लाइफ इज़ द, आई मीन, स्ट्रगल्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। कल को आप आईएएस बन जाओगे तो भी स्ट्रगल्स आपको लाइफ में मिलेंगे। जैसे मैं अभी हाल ही में आईएएस आईपीएस के काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, उसमें देखा कि मैंने उनका जो रोज़मर्रा की लाइफ होती है उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस कई बार आते हैं। कभी कभी लाइफ तो स्मूथ होती है, लेकिन कभी कभी हफ्ते महीने में 2-4 दिन ऐसे आते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एक बोरबिल में एक बच्चा गिर गया था, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो वहाँ पे जो आईएएस आईपीएस हैं उनको काफ़ी लंबे लंबे समय तक वहाँ पे रहना पड़ा था। तो थिंग्स आर नॉट दैट इजी समटाइम्स, मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी थोड़ी हल्का चैलेंज उसमें भी आते हैं। तो लाइफ इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग। तो सक्सेस मिलना, फेलियर मिलना इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपको चलते ही चले जाना है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, मैं ज़्यादा वहाँ फिलोसफिकल एंगल में नहीं जाऊँगा, लेकिन वंस अगेन सक्सेसफुल कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो ये होता है कि जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं सिटीजन्स की प्रॉब्लम को लेकर, उसमें हमेशा संवेदनशील रहें। ये बहुत ज़रूरी है, और तभी आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट बन पाएंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं उसमें खरा उतर पाएंगे। एनीवे, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।